अरे हेलो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं फ़ोन के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं फ़ोन के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा था कि मेरा फ़ोन एक दृढ़ पिंड है या नहीं है, एक रिजिड बॉडी है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक कर रहा था? मैं इसको ऐसे चेक कर रहा था कि मैं जानना चाह रहा था क्या मेरे फ़ोन के एक सिरे और दूसरे सिरे, या फिर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ अपने फ़ोन का, ठीक है, इस बॉडी का जो मेरे हाथ में फ़ोन था उसको कोई भी पॉइंट ले लूँ, क्या उनके बीच की दूरी बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। ठीक है, अगर उनके बीच की दूरी बदल सकती होती तो ये मेरा फ़ोन जो कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, वो दृढ़ पिंड नहीं कहलाता। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि फोन को कितना ही खींचो तोड़ो मरोड़ो, इतना वो टाइट है, इतना स्ट्रांग है कि उसके पॉइंट्स के, किसी भी दो पॉइंट्स की आप बात कर लोगे, ठीक है, जैसे बात करूं ऊपर के सिरे और नीचे के सिरे की दूरी कभी भी नहीं बदल सकती, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं इसको एक दृढ़ पिंड, एक रिजिड बॉडी कहूंगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड की बात क्यों कर रहा हूं? अरे भाई, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या फिर दृढ़ पिंड गतिकी। ठीक है, जिसको आप प्यार से रोटेशन, मोशन, घूर्णी गति के नाम से भी जानते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम कहते हैं घूर्णी गति। ठीक है, तो आपको समझ में आया रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी की मोटी मोटी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड ऐसा पिंड है, ठीक है, जिसके बीच में, जिसके किसी भी दो पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो उन दो पॉइंट्स की दूरी को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एकदम से इसको इधर से एक क्रेन से खींच रहे हो, एक क्रेन से खींच रहे हो, ठीक है, तो टूट जाएगा। ऑब्वियसली किसी एक लिमिट होती है, तो हम एक लिमिटेड फोर्स की बात कर रहे हैं। उस लिमिटेड फोर्स के अंदर इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, तो फिर हम उसको दृढ़ पिंड कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए टॉपिक लिख लेते हैं भाई अपना, ठीक है, हम लिख लेते हैं अपना टॉपिक दृढ़ पिंड निकाय। निकाय गतिकी, ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, या प्यार से इसको क्या कहते हैं हम? रोटेशनल मोशन। देखो कितने सारे नाम हैं इसके, कितने, इतना प्यारा टॉपिक है ये, इतना हमें इससे प्रेम है कि हमने इसको 4-5 नाम दे रखे हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सब जगह नाम दे रखे हैं। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? घूर्णी गति, या घूर्णन भी कह दें, कुछ भी कहते हैं आप इसको, पढ़ना हमें एक ही चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिजिड बॉडी की, दृढ़ पिंड की। अच्छा, दृढ़ पिंड क्या होगा भाई? इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है ना, कोई भी बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी आपने उठा ली है, और मैं इसके दो पॉइंट्स के बीच की चर्चा करता हूं। मान लीजिए पॉइंट ए ये है, ठीक है, और पॉइंट बी ये है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कभी भी नहीं बदल सकती, चाहे कितना ही इसके ऊपर फोर्स लगा लिया जाए, कितना ही से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम पागल हो गए और उसको तोड़ने पे तुले हुए हैं, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब एक रेंज में हम कितना ही फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, तब इनके बीच की दूरी अगर नहीं बदल पा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दृढ़ पिंड। कोई भी पॉइंट ले लो, आपने दो पॉइंट लिए, आप दो पॉइंट यहां से ले लो, सी और डी आप पॉइंट से ले लो, ठीक है, इसमें अनंत पॉइंट में से किन्हीं भी दो बिंदुओं की अगर आप बात करते हो, अगर इनकी दूरी नहीं बदल पा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दृढ़ पिंड। अब दृढ़ पिंड के बारे में ही बात करना है, दृढ़ पिंड की मोशन के बारे में ही, गति के बारे में ही हमें चर्चा करनी है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में या घूर्णी गति के बारे में। ठीक है, तो रिजिड बॉडी तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या? रोटेशन के बारे में बात। रोटेशन क्या होता है या घूर्णन क्या होता है? घूर्णन का मतलब क्या हुआ? घूर्णन का मतलब क्या हुआ? घूर्णन का मतलब समझते हैं, है ना। तो आप देखो अभी आपके पास दो तरह की गति होती है, जो अभी तक हमने पढ़ी है, जो मेन हम क्लासिफाई करने वाले हैं, दो तरह की गति से क्लासिफाई करने वाले हैं। ठीक है, पहला होता है आपके पास स्थानांतरीय गति, ठीक है, और दूसरा है आपके पास घूर्णन गति। ठीक, क्या फर्क है दोनों के? स्थानांतरीय गति या फिर घूर्णन गति में क्या फर्क है दोनों के अंदर, इसको समझते हैं जरा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास ये कुछ इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, कुछ मेरे पास, चलो इसी से लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये यहां पर है ना, ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है, कुछ समय बाद ये यहां पर आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है, तो ऐसी गति को आप क्या कहोगे? ऐसी गति को आप कहोगे स्थानांतरीय गति। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसमें समझ में आ गया कि आपको स्थानांतरीय गति कहते हो, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसको आप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्थानांतरीय गति ये होती है, कैसे समझ में आ रहा है? हमें दिख रहा है, हमें पता है, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं बचपन से, इसलिए स्थानांतरीय गति हो रही है। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूं।
ये मान लीजिए कि एक सर्कल में, एक गोले में, ठीक है, एक वृत्त में, ठीक है, एक ब्लॉक जो है वो घूम रहा है। अब इधर आया, फिर इधर आ गया, ठीक है, फिर इधर आ गया, सेम ब्लॉक है जो कि ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब ये गति कौन सी, क्या ये स्थानांतरीय गति है या घूर्णन गति है, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये कैसे आप बता पाओगे, कैसे आप कह पाओगे, ठीक है। तो इसको बताने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं इसके साथ, इस ब्लॉक के साथ दो एक्सिस फिक्स कर दूं, कोई भी एक कर दो, चाहे दो कर दो या तीनों कर दो, ठीक है, मैं दो करके दिख रहा हूं। मैंने यहां पर लगाया कि एक्स एक्सिस है और ये मैंने बोला कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहां पर आ जाता है तो एक्स एक्सिस किधर रहेगी, तो एक्स एक्सिस इधर ही दिखेगी आपको, और ये वाई एक्सिस भी इधर ही दिखेगी आपको, ठीक है। क्या एक्स एक्सिस ने अपनी दिशा बदली, क्या एक्स एक्सिस ने अपनी दिशा बदली, एक्स एक्सिस ने अपनी दिशा नहीं बदली। क्या वाई एक्सिस ने अपनी दिशा बदली, वाई एक्सिस ने भी अपनी दिशा नहीं बदली, ठीक है। तो ऐसी गति जिसके अंदर जो आपका एक्सिस है, जो आपको निर्देश तंत्र ले रहे हो, वो निर्देश तंत्र अपनी दिशा नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थानांतरीय गति कहेंगे। इसमें देखो, इसमें आगे तो, ठीक है, ये आप ब्लॉक आपका शुरू में जो था वो यहां पर था, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, आपने इसके साथ एक्स और वाई फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये ब्लॉक जैसे जैसे चलेगा, यहां बड़ा 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 यहां पर पहुंचा, एक्स तो अभी भी यही है और वाई अभी भी इधर ही है, ठीक है। क्या एक्स ने अपनी दिशा बदली, नहीं बदली। क्या वाई ने दिशा बदली, नहीं बदली। फिर ये ब्लॉक इधर आ गया, 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 यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा तो ये एक्स और ये वाई। क्या एक्स ने दिशा बदली, नहीं बदली। क्या वाई ने दिशा बदली, नहीं बदली, ठीक है। यहां पर भी देख लो, यहां पर देख लो, अभी भी एक्स ये चलकर इधर आया, एक्स तो अभी भी इधर ही रहा और वाई इधर ही रहा, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर भी जो x और y एक्सिस है, चाहे z भी आप इसके साथ बना लेते, ठीक है, तो ये अपनी दिशा नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसी गति को मैं क्या कहूंगा, ऐसी गति को मैं कहूंगा स्थानांतरीय गति या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन जो है हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, है ना। अच्छा, ठीक है, अभी तो आपको ये समझ में आ गया। आप बोलोगे घूर्णन में क्या होता है, फिर घूर्णन गति में क्या होता है, तो घूर्णन का हम एग्जांपल लेते हैं। घूर्णन के लिए मैं बोलता हूं आपके लिए कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे भी, है ना। ये आपके पास एक रॉड है, या फिर मैं काम करता हूं, इसको रब कर देता हूं इस वाले को, ताकि हमें समझ में आए चीजें, कोई घिचपिच नहीं करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। घूर्णन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है ना। अब इस रॉड के साथ मैं क्या करता हूं, इस रॉड के साथ मैं फिक्स कर देता हूं एक्स और वाई, सिर्फ एक्स ही, मैं मान लीजिए एक्स ही फिक्स कर लिया मैंने फिलहाल अभी, है ना। अच्छा, और मैं बोलता हूं कि ये रॉड जो है, इसको मैंने यहां से जो है हिंज कर रखा है, मतलब बांध रखा है, इसको रोक रखा है यहां पे, और मैं इस रॉड को बोलता हूं कि तुम ऊपर जाओ, घूमो, ठीक है। तो ये घूमेगी तो देखो कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये रॉड आपको दिखेगी। अगर दिख रही है तो एक्स पहले इधर था, अब एक्स किधर चला गया, एक्स इधर चला गया, एक्स इधर चला गया। क्या एक्स ने अपनी दिशा बदल ली, क्या एक्स ने अपनी दिशा बदल ली, बिल्कुल एक्स ने अपनी दिशा बदल ली। अगर वाई भी लेते आप तो वाई यहां पर होता, ठीक है, और यहां पर वाई आपको इस प्रकार से दिखता। क्या वाई भी अपनी दिशा बदल लेता, बिल्कुल दिशा बदल लेता। तो अगर जिस एक्सिस को, जिस निर्देश तंत्र को आपने इसके साथ फिक्स कर दिया है, वो निर्देश तंत्र अगर अपनी जगह बदल रहा है, अपना डायरेक्शन बदल रहा है, अपनी दिशा बदल रहा है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे, ठीक है। समझ में आता है, हमने दोनों एग्जांपल लिए। ये आपका वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं होती है, वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं होती है। वृत्तीय गति क्या होती है आपकी, ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरीय गति होती है, स्थानांतरीय गति होती है, ठीक है। वहीं ये क्या है, ये है आपकी घूर्णन, रोटेशन। फर्क समझ में आता है दोनों का, दोनों का अगर आपको फर्क समझ में आया तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये बात होती है। अब बात करते हैं हम स्थानांतरीय घूर्णन का, आपको फर्क समझ में आ गया। अब हम चलते हैं घूर्णन पे बात करते हैं। घूर्णन गति एक्चुअली होती क्या है, क्या करना है हमें इसके अंदर, क्या चीजें देखनी है। तो स्थानांतरीय में यहां से हटा दे रहा हूं और घूर्णन में आपको समझाता हूं, ठीक है। देखें, घूर्णन या घूर्णी गति, ठीक है, जो भी बोलना चाहे आप इसको, है ना। देखें, इसको भी हमने क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में हमने इसको भाग कर रखा है, जिसमें आपके पास आता है, पहला होता है शुद्ध घूर्णन, प्योर रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का एग्जांपल देखें। प्योर रोटेशन का एग्जांपल क्या होगा, प्योर रोटेशन का एग्जांपल होगा आपका, जैसे कि अभी मैंने रॉड बनाई थी, इस रॉड को आपने फिक्स कर दिया है यहां पर, इस रॉड को आपने यहां पर फिक्स कर दिया है, ठीक है, यहां पर फिक्स कर दिया है।
और इसके अबाउट, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे करके घूमेगी, ठीक है, ऐसे घूमती जाएगी घूमती जाएगी घूमती जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर रोटेशन। या फिर आपको एग्जांपल लेना चाहते हो, जैसे कि पंखा है आपका, ठीक है, जो ऊपर सीलिंग फैन लगा होता है, वो सीलिंग फैन क्या होता है, वो अपने ही एक ही अक्ष के ऊपर, एक अक्ष के एक अक्ष फिक्स है, उस अक्ष के ऊपर वो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, ऐसे 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 करके वो घूमता रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी गति एक ही तरह की हो रही है, ठीक है, एक ही तरह की हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं प्योर रोटेशन। वहीं अगर मैं एक बात करता हूं एक बॉल की, ठीक है, एक बॉल को मैंने घुमाया और उसको छोड़ दिया, तो वो घूमते 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 आगे जाएगी। जैसे कि बॉलिंग करते हैं हम, बॉलिंग खेलते हैं, ठीक है, बॉलिंग में आप बॉल को फेंकते हो तो वो घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है, घूमती भी है और आगे बढ़ती है, जिसको हम रोलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, उसके ऐसी गति को हम बोलेंगे शुद्ध घूर्णन, उसको हम बोलेंगे रोलिंग। क्या बोलेंगे हम उसको, रोलिंग। अब ध्यान से देखना कि जो प्योर रोटेशन हो रहा है या शुद्ध घूर्णन हो रहा है, ठीक है, ये किसी फिक्स्ड एक्सिस पे हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। फिक्स्ड एक्सिस मतलब जैसे कि पंखी की बात करी हमने, तो पंखा अपने एक ही अक्ष के अबाउट घूम रहा है, एक ही अक्ष के परितः घूमे जा रहा है, 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 ठीक है। अब वो जो अक्ष है वो कहीं चल नहीं रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है कि वो सीलिंग पे इधर कभी इधर चला गया, 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 कभी इधर चला गया। तो फिक्स्ड एक्सिस के परितः जो अगर रोटेशन हो रहा है, अगर आपका घूर्णन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध घूर्णन कहेंगे। और यही चर्चा हमें बहुत सारी करनी है, शुद्ध घूर्णन पे भी हमारी बहुत सारी चर्चा होगी, ठीक है। दूसरी तरह का घूर्णन जो होगा उसको अशुद्ध नहीं बोलोगे, लेकिन मैं उसको सिर्फ घूर्णन बोल दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए उसको घूर्णन बोल दे रहा हूं। दूसरी तरह का अब इसके अंदर क्या हुआ, आपका एक्सिस क्या था, फिक्स्ड था, ठीक है, एक्सिस क्या था, स्थिर था। इसको लिख लो स्थिर एक्सिस, स्थिर अक्ष, अक्ष आपका स्थिर है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर जो आपका अक्ष होगा वो अस्थिर अक्ष होगा, ठीक है। इसको मैं अशुद्ध ही लिख लो आप, तो अशुद्ध कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन उसको हम लिख लेते हैं अशुद्ध घूर्णन, ठीक है। ये अस्थिर अक्ष पर होगा। कैसे बात करें, जैसे साइकिल का पहिया, ठीक है। साइकिल का पहिया अगर जमीन पर रखा हुआ है, तो क्या ये इस एक्सिस पर घूम रहा है और क्या आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। चल रही है साइकिल को उठा के घुमा नहीं रहे हो आप, ठीक है, साइकिल आगे चल रही है, तो क्या ये इस अक्ष पे घूम रहा है, ऐसे 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 करके घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूर्णन को हम क्या कहेंगे, अशुद्ध घूर्णन या फिर अस्थिराक्ष। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोलिंग। इंग्लिश में इसके लिए हमने एक वर्ड दिया है रोलिंग। मैं यहां पर रोलिंग लिख सकता था, लेकिन एक और एग्जांपल है जो मैं लेना चाह रहा हूं, लेकिन वो रोलिंग नहीं है, लेकिन वो अशुद्ध घूर्णन का एग्जांपल हो, इसलिए मैंने यहां पर रोलिंग नहीं लिखा है अभी, है ना। ये रोलिंग हो गया आपके पास। रोलिंग का और आपको एग्जांपल है ना, जैसे हमने बॉल देखा, बॉलिंग एली में आप जाते हो, उसके अंदर बॉल को आप ऐसे करके फेंकते हो, ठीक है, तो वो घूमती भी जाती है और आगे भी बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग, ठीक है। अब इसी साइकिल को मैं उठा लूं और ऐसे ऐसे करके इसको घुमाऊं, तो ये रोलिंग करेगा कि नहीं, रोलिंग करेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा ना, आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करेगा, यानी कि प्योर रोटेशन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का, दूसरा मतलब तीसरा एग्जांपल क्या, मतलब आपकी जो अक्ष है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हुआ क्या, ये जो अक्ष है, ये आगे बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो जो पहिया है, पहिया तो आपका क्या कर रहा है, पहिया आपका रोटेशन कर रहा है, ठीक है। और अक्ष क्या कर रही है, अक्ष कर रही है आपका ट्रांसलेशन, स्थानांतरीय गति की ट्रांसलेशन, ठीक है। पहिया घूम रहा है और अक्ष आगे बढ़ रही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहिया जो आपका जो चीज रोटेशन कर रही है वो रोटेशन करे, प्लस जो उसकी अक्ष है, अक्ष जो है अक्ष भी रोटेशन करे, ठीक है। ये केस किसका हुआ, बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन, बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन, ठीक है। और यहां पर एक्सिस, अक्ष क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशन, ठीक है। अब यहां चलते हैं, अगर ऐसा हो कि आपकी बॉडी तो करे रोटेशन, और आपका जो एक्सिस, जो अक्ष है,
वो भी क्या करे, रोटेशन। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है कहीं पर, ऐसा हो सकता है कहीं पर। ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक टेबल फैन है, ठीक है, और टेबल फैन जो है वो अपनी मुंडी हिला सकता है, अपनी मुंडी हिला सकता है, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे होगा, ये आपके पास फैन है, इस तरह से आपके पंखे वंखे लगे रहते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरह से पंखे वंखे लगा दिया आपने यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे होता है ना, कुछ कुछ तो ऐसे होता है, ये ब्लेड्स होती हैं, ऐसे ही घूमता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, घूमता है। थोड़ा सा और सही से बनाने की कोशिश कर लूँ, ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। ये सामने से देखोगे तो सामने से ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, जैसे ऐसे घूमेगा। और ये जो पंखा है, जो टेबल फैन है, वो ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसे ऐसे भी घूमता है, ऐसे ऐसे भी घूमता है, ठीक है। तो ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, और ऐसे भी चलता जा रहा है, ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट ये ऐसे भी रोटेट कर रहा है ना, ऐसे भी रोटेट कर रहा है। और इसका खुद का जो रोटेशन वाला एक्सिस था, वो जो रोटेशन वाला एक्सिस कौन सा हुआ, ये वाला इसका रोटेशन वाला एक्सिस हुआ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ का मोशन इसके अंदर हो गया। बेसिकली इसका अगर आपके पास क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है तो बहुत कम केस हो सकता है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाए। हमारे पास है हमारे कोर्स में जो बेसिकली चीजें हैं, वो प्योर रोटेशन और रोलिंग जो हमने पढ़ा है, ये बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है, ठीक है। वो बहुत रेयर, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछना हो तो उसके अंदर पूछ सकता है। यही दोनों चीजें हैं वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इन पर बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्योर रोटेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या देखा अभी, रिजिड बॉडी को हमने देखा, रिजिड बॉडी समझा हमने कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बदल नहीं सकता। तो इस चीज का फायदा उठाया जाए भाई, इस चीज का फायदा उठाया जाए, समझा जाए। तो आप मुझे बताओ कि क्या मेरे पास अगर बॉडी एक ऐसी हो, ठीक है, हमने रोटेशन भी समझ लिया, हमने रिजिड बॉडी भी समझ लिया। रिजिड बॉडी को थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं या फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बॉडी पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल सकती क्योंकि रिजिड बॉडी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ए को यहां से जोड़ दूं, ए को यहां से फिक्स कर दूं, ठीक है, कील ठोक दूं यहां पर मैं, और मैं इस बी को कुछ वेग दे दूं वी। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है कि ये जो है, ये इसके अबाउट ये पॉइंट जो है सर्कुलर मोशन कर सकता है, सर्कुलर मोशन कर सकता है, ठीक है। बी पॉइंट की बात करता हूं, बी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, पूरी बॉडी क्या करेगी, रोटेशन। बी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, पूरी बॉडी क्या करेगी, रोटेशन। समझेंगे अभी इसको हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि मैंने क्या किया है, ये वही रिजिड बॉडी मैंने ली, ये पॉइंट ए मैंने लिया और ये पॉइंट बी मैंने लिया। अब बी पॉइंट को कुछ इस प्रकार से मैंने इधर वेग दे दिया है, इस प्रकार से मैंने इसको वेग दे दिया है। अब आप बताइए कि यह रिजिड बॉडी होगी कि नहीं होगी, रिजिड बॉडी होगी कि नहीं होगी, रिजिड बॉडी होगी कि नहीं होगी, दृढ़ पिंड होगा कि नहीं होगा। तो आप देखोगे कि कुछ एंगल यहां पर थीटा बन रहा है, इसका एक वेग का घटक v cos थीटा इधर आ जाएगा और ये v sin थीटा इधर आ जाएगा। अब ये v sin थीटा से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ये v sin थीटा तो क्या चाह रहा है कि एक यहां पे इसको बांध दो, अगर आप इसको अब ठोक दो तो ये v sin थीटा तो ये चाह रहा है कि मैं इसको घुमा दूं, तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बदलेगी नहीं। बी जब इधर आ जाएगा तो भी बराबर दूरी आ रही रही, बी जब इधर आया तो भी दूरी आ रही रही, बी जब इधर आया तो भी दूरी आ रही रही, अगर ये आर दूरी है तो बी जब इधर आएगा तो भी आ रही रही, तो भी आ रही रही, तो इसमें कोई परेशानी हमें नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पर घूम रहा था तो बी की दूरी अगर आर थी तो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, हर पॉइंट पर दूरी थी आर, दूरी नहीं बदल रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि दूरी नहीं बदलनी चाहिए रिजिड बॉडी में, है ना। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या करेगा, v cos थीटा। ये v cos थीटा क्या चाहेगा, v cos थीटा चाहेगा कि मैं इस b पॉइंट को a से दूर ले जाऊं, यानी कि दूरी को बढ़ा दूं, यानी कि दूरी बढ़ा दूं। और ऐसा अगर हो पा रहा है, ये दूरी बढ़ पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजिड बॉडी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होने का, रिजिड बॉडी होने का एकमात्र जो, रिजिड बॉडी पता करने का एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि इसकी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन पर जिस दो लाइन को जोड़ रही है, उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी हो वो बराबर हो, उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बराबर हो, ठीक है। मतलब अगर ये v cos थीटा है तो a को भी v cos थीटा से आगे बढ़ना पड़ता, तब इनके बीच की दूरी बराबर रहती, ठीक है। अगर ये रिजिड बॉडी होती तो अगर b v cos थीटा से आगे जा रहा है तो a को भी अपने साथ खींच के ले जाती आगे v cos थीटा से, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी हो जाती वो कितनी हो जाती, इन दोनों की जो वेलोसिटी हो जाती वो दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाती। तो अगर आपको बोला है कि कोई बॉडी रिजिड है, अगर आपको बोला है कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है या फिर दृढ़ पिंड है,
दृढ़ पिंड है, ठीक है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन या रेखा, किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश वेग समान होगा, वेग दोनों पॉइंट का समान होगा, समान रहेगा, ठीक है भाई, वेग समान रहेगा, ठीक है भाई। अब इसका फायदा उठाया जाए, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा फायदा उठाया जाए इस वाली बात का, इसको बात को याद रख लो और बिल्कुल अच्छे से सीखो इसको। देखो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, वही पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट हमने आपको दे दिए हैं, बोल दिए हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और बोला गया कि ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के पास कुछ वेग है, निकाल लेते हैं। बोला गया कि ये वी पॉइंट है, इसके पास कुछ वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। और ये कुछ एंगल 37 डिग्री के ऊपर यहाँ पर है, 37 डिग्री के ऊपर यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। और बोला गया है कि ये पॉइंट ए भी है, पॉइंट ए भी है, और पॉइंट ए के पास भी कुछ वेग है जिसको बोल दिया कि वी है, और ये कुछ 53 डिग्री के ऊपर है यहाँ से, ठीक है। और पूछा गया कि बताइए वी का मान क्या होगा, और आपको बोल रखा है कि हाँ ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है, क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो आपको पता नहीं करना है रिजिड है कि नहीं, ये रिजिड बॉडी है बोल रखा है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये v का मान कितना होगा। तो v का मान कैसे निकालें, हमें सिर्फ एक चीज पता है कि a और b को जोड़ने वाली जो रेखा होगी उसके अनुदिश जो वेग होगा वो बराबर होगा। तो उसके अनुदिश वेग देखो, a पॉइंट के अनुसार क्या वेग आ रहा है, v cos 53, v cos 53, ठीक है। और b के अनुदिश क्या वेग आ रहा है, b के अनुदिश वेग आ रहा है, b के अनुसार क्या वेग आ रहा है, v cos 37। क्या सही बात है, क्या दोनों वेग बराबर होंगे तभी ये रिजिड बॉडी बन पाएगी, तभी ये रिजिड बॉडी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे v cos 53 बराबर v cos 37, v cos 10 है ना, ये तो है 10 cos 37, 10 cos 37। तो v का मान कितना हुआ, 10 cos 37, cos 37 आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। 5 से 5 घटा 40/3 मीटर प्रति सेकंड आपके पास वेग आ जाएगा, ठीक है। आसान आसान सवाल पूछना होते हैं तो पूछ लेते हैं ऐसे, जैसे कि आपको बोल दिया जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक दीवार है और ये नीचे ज़मीन है, ठीक है। इस दीवार के सहारे, दीवार है, दीवार के सहारे एक रॉड इस तरह से हमने रख रखी है, एक रॉड हमने इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल रखी हुई है। अब ये रॉड जो है ये नीचे आने का प्रयास कर रही है, नीचे आएगी, नीचे आने की कोशिश करेगी, बिल्कुल आ सकती है नीचे। तो ये नीचे आ रही है किसी वेग से, जो वेग आपको दिया हुआ है कितना, मान लो आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये नीचे आ रही है, और ये एंगल दिया है आपको, ये है 37 डिग्री के बराबर, 37 डिग्री के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया है कि पॉइंट ए है, ठीक है। इस पॉइंट को बोल दिया है कि पॉइंट बी है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि पॉइंट बी जो है वो कितने वेग से खिसकेगा, ठीक है। अरे जब ये नीचे आएगा तो इधर जाएगा ना, ठीक है। तो अगर ये 20 से नीचे आ रहा है तो ये जो बी है वो कितने वेग से उधर जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो बता दें, आप जानते हैं कि जो रॉड रखी हुई है ये रॉड एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है। तो इस रॉड के अलोंग, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा, ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा, ये रेखा है, ठीक है। इस रेखा के अनुदेश जो इनका वेग होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, 20 cos 37, 20 cos 37, इसको मैंने v मान ही लिया है, बराबर, अगर ये एंगल कितना, ये एंगल कितना बचेगा, 53 डिग्री, है ना। अब ये 37, ये 90, ये 53, ठीक है। तो ये भी 53 डिग्री बराबर v cos 53, ठीक है। तो v का मान कितना आया, 20 cos 37, 20 cos 37, 20 cos 37 के मान रख दीजिए आप 4/5 बटे 3/5, ठीक है। तो ये किससे आ गया, 80/3 मीटर प्रति
सेकेंड, 80/3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ये आपने आंसर निकाल लिया। इस तरह छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक अगर सवाल पूछ लेगा तो कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो शुद्ध घूर्णन की थोड़ी बात करते हैं, शुद्ध घूर्णन में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, प्योर रोटेशन, शुद्ध घूर्णन की बात की जाए। तो देखिए शुद्ध घूर्णन क्या होता है, शुद्ध घूर्णन का तभी हमने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है वो है रॉड। ठीक है, पतली छड़। तो पतली छड़ के अनुसार हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पतली छड़ को घुमा देते हैं और उसके अनुसार चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, पतली सी रॉड है, कोई मोटाई नहीं है इसकी, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा हम बना देंगे। ठीक है, इस तरह से रॉड है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसको मैंने मान लीजिए कि यहां से जो है हिंज किया हुआ है। हिंज मतलब इसको, इसके अबाउट ये घूम सकता है ना, इसके अबाउट ये घूम सकती है। यहाँ पर आपने इसको बांध दिया है, यहाँ से इसको ठोक दिया है और कील थोड़ी ढीली रखी है, तो इसकी कील के अबाउट ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकती है ना। अच्छा चलिए, एक दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए, और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए की दूरी जो है वो r1 ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और पॉइंट बी की दूरी जो है वो ले लेता हूँ r2। ठीक है, इस वाले पॉइंट से, रॉड के इस वाले पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट बना r1 r2 ले लिया। अब ये t=0 का मैंने सीधी बनाया कि t=0 पर रॉड है सीधी, t पर रॉड घूमकर कुछ इतनी हो गई है, कुछ इस तरह से हो गई, कुछ इस तरह से रॉड स्थिति इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ए पॉइंट कहां गया भाई? ए पॉइंट आ गया आपका यहां पर, और बी पॉइंट आ गया आपका यहां पर, बी पॉइंट आ गया आपका यहां। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा मानो कि मैंने ये रॉड जो है, ये जो रॉड है, ठीक है, यहां पर इसमें एक छेद कर रखा है, एक होल कर रखा है मैंने इसके, जो मैंने बनाया है ना ए वाला जो गोला जो बनाया उसको एक होल मान लो, और यहां पर मैं एक पेंसिल या पेन फंसाता हूं। ठीक है, और इसको ऐसे घुमाता हूं, इसको ऐसे घुमाता हूं, तो आप क्या पाओगे कि जैसे जैसे रॉड घूम रही है, पार्टिकल ए जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने पेन को यहां पर घुसाया, ठीक है, पेंसिल को यहां पे घुसाया, इसमें छेद कर रखा है मैंने, और मैंने ऐसे इसको बनाया। मैंने देखा कि बी पार्टिकल जो है वो भी वृत्तीय गति कर रहा है, बी पार्टिकल जो है वो भी वृत्तीय गति कर रहा है, तो ए भी वृत्तीय गति कर रहा है और बी भी वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा एक और बना के देखने, मैंने सी यहां पर बनाया, एक और पार्टिकल बनाया, देखा कि वो भी वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो फिर मुझे समझ में आया, मैंने बोला कि ये जो हो रहा है ना, यहां पे जितने भी पार्टिकल हैं इस रॉड में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे वृत्तीय गति कर रहे हैं, और अनंत वृत्तीय गति। कितने पार्टिकल है इसके अंदर? अनंत पार्टिकल है। ठीक है, अनंत वृत्तीय गति, अनंत पार्टिकलों की वृत्तीय गति को मिलाकर हमारे पास एक रोटेशन मोशन, यहां पर शुद्ध रोटेशन बनता है, शुद्ध घूर्णन बन रहा है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अनंत वृत्तीय गतियों को मिलाकर हमारे पास शुद्ध घूर्णन बन रहा है। ठीक है, तो बढ़िया बात हो गई, रोटेशन सर्कुलर मोशन तो हमें पहले से आता है। ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन जानते हैं, सर्कुलर मोशन जानते हैं, तो हम उसके अनुसार अब चीजों को कर लेंगे, उसके अनुसार चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हमने देखा कि भाई ए जो है यहां से यहां पर आया है, इधर यहां से यहां तक आ गया है, बी जो है वो यहां से यहां तक चल के आ गया है, यहां से यहां तक चल के आ गया है। मुझसे पूछा गया कि बताइए कितनी दूरी चली, तो ए ने इतनी दूरी चली और बी ने इतनी दूरी चली। तो पूछा गया बताइए बराबर चली या अलग अलग चली? साफ साफ दिख रहा है अलग अलग दूरी चली। तो कह रहा हूं कि रॉड का हर पॉइंट जो है वो अलग अलग दूरी चल रहा है, अलग अलग दूरी चल रहा है। तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है ना। और मुझसे पूछा गया बताइए कि ए पॉइंट की वेलोसिटी और बी पॉइंट की वेलोसिटी में क्या बराबर होगी या अलग अलग होगी? ठीक है, तो आप बोलोगे कि दूरी अलग अलग चल रहे हैं, तो मतलब जो इनकी जो वेग होना चाहिए, जो इनकी जो चाल होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए।
ठीक है, तो वो भी दिक्कत वाली बात हो गई। अनंत मेरे पास सर्कुलर मोशन है, अनंत वृत्तीय गति है, सबकी चाल अलग अलग है, सबकी दूरी अलग अलग चल रहा है, तो इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़े हम इंटेलिजेंट लोग हैं, तो हमने देखा कि चलो ठीक है, वो तो मान लिया दूरी वूरी अलग चल रहा है, लेकिन एंगल तो देखो, एंगल कितना चला, ठीक है, कितना कोण चला, तो ये कितना कोण चला, थीटा, और ये भी कितना चला, थीटा। ठीक है, तो हमने बोला कि तो बराबर बराबर एंगल चल रहा है। अगर बराबर एंगल चल रहा है तो कोणीय विस्थापन इसका कितना हुआ भाई, कोणीय विस्थापन इसका कितना हुआ, थीटा। कोणीय विस्थापन कितना हुआ, थीटा। क्या सिर्फ ए पॉइंट का थीटा हुआ है, सिर्फ ए बी पॉइंट का थीटा हुआ, या सारे पॉइंट का थीटा हुआ? अरे रॉड में जितने ही पॉइंट है सबका विस्थापन कितना हुआ, थीटा, है ना। और कितने समय में हुआ, टी समय, मान लो टी समय में हुआ। ठीक है, तो थीटा को चलने में टी समय लगा, तो इसकी कोणीय वेग कितना हो गया, कोणीय वेग कितना हो गया, वो भी सबके लिए बराबर हो गया। कोणीय वेग भी सबके लिए बराबर हो गया, जो कि क्या हो गया, ओमेगा। मैंने बोल दिया उसको, कोणीय वेग को मैंने क्या बोल दिया, ओमेगा बोल दिया। ठीक है, अच्छा मैंने देखा, चलो मान लीजिए कि ये जो इनका जो विस्थापन हो रहा है, जो इनका जो विस्थापन हो रहा है वो अलग अलग समय में अलग अलग हो रहा है। ठीक है, मतलब इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, किसके पास कोणीय त्वरण भी है, तो कोणीय त्वरण बोल दिया मैंने अल्फा है, तो वो भी सारे पार्टिकल्स के लिए बराबर आएगा। जब ओमेगा बराबर थीटा बराबर, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अल्फा ही बराबर आएगा, है ना। तो कोणीय त्वरण, यहां पे तीनों चीजें आपको पता चल गई कि हर पार्टिकल के लिए बराबर आएगी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। जब हमारे पास सारे पार्टिकल्स के लिए बराबर आ गए, थीटा और ओमेगा और अल्फा बराबर 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 मिल गया है हमें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा स्टडी करना, अब इस चीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब बता, आपसे पूछा गया कि बताइए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर अगर ए पॉइंट की वेलोसिटी पूछिए तो ये ओमेगा r1 के बराबर हो जाएगी, बी पॉइंट की पूछिए तो ओमेगा r2 के बराबर हो जाएगी, है ना, प्रारंभिक। ठीक है, यहां पर भी आप निकाल सकते हो, वहां पर भी निकाल सकते हो, सब जगह आप पता कर सकते हो क्या क्या वेलोसिटी आपके पास हो जाएंगी, है ना। ये वाला वैल्यू आपको पता चल गई। यहां से पूछा कि बताइए कि इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि ये अल्फा r1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये त्वरण, अगर त्वरण इसके अंदर है तो अल्फा r2 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें हम पता कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हुए आए हैं, वो चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हम निकाल सकते हैं आराम से, है ना। तो हमारे लिए चीज़ आसान हो गई। हमें ये पता चला कि रोटेशन मोशन में हर पार्टिकल का, अनंत पार्टिकल है, अनंत कण है, अनंत कण मिलके एक रॉड बनी हुई है। ठीक है, अनंत कणों में हर कण का थीटा, ओमेगा और अल्फा बराबर होगा, बराबर अल्फा होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, शुद्ध घूर्णन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए काम की बात यहां से हमें पता चल गई, काम की बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा कि बताइए कि ये जो रॉड है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये जो रॉड है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो निकाल लेते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी निकालने की कौन सी बड़ी बात है, इसके अंदर कितने कितने पार्टिकल हैं, इसके अंदर अनंत पार्टिकल हैं, तो हम लिखते हैं हर पार्टिकल के लिए। मैंने लिखा कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक कण की काइनेटिक एनर्जी लिखो, प्लस दूसरे की लिखो, प्लस तीसरे की लिखो, प्लस ऐसे ऐसे सबकी लिख दो और सबको जोड़ दो, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाने वाली है। ठीक है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आई भाई, कितनी आई, ke1, ke1 कितनी हो जाएगी, ke1 देखो, ke1 कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 का मान कितना होगा। ठीक है, पार्टिकल ए को मैं ए जो बिंदु है उसको पार्टिकल 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो v का मान कितना है, ओमेगा r1, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा r1 का होल स्क्वायर। दूसरे का लिखूं तो हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो v2 का मान कितना है, ओमेगा r2 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरे का लिखता हूं हाफ m3, तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी का मान कितना होगा, ओमेगा r3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ निकाली ना हमने वेलोसिटी भी, ओमेगा r1 ओमेगा r2, ऐसे करके अनंत पार्टिकल को आप ऐड कर दोगे, जितने भी पार्टिकल सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, अगर मैं थोड़ा सा सजा के इसको लिखना चाहूँ तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस अनंत तक जितने पार्टिकल है सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और सजा के इसको लिखें तो k इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, कहां गया मेरा डस्टर, सही तो लिख रहा था, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, प्लस मान लेते हैं n पार्टिकल थे तो mn rn स्क्वायर, n का नंबर इन्फिनिटी है, लिखने के लिए मैं बस कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी कर दो हाफ m3 ओमेगा rn का स्क्वायर प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ आपके पास क्या मिला यहाँ से, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो बीच में टर्म आ रहा है ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या टर्म आ रहा है बीच में, जो बीच में जो टर्म आ रहा है ये क्या है भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या चीज़ है, देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इधर से हटा देता हूँ, चलो हटाइए उसको, जरूरत पड़ेगी, देख लेते हैं। क्या आप जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जो बचपन से हम फॉर्मूला पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो m है ये क्या है भाई, ये क्या है m, इसको आप कहते हो ये मास होता है, ये मास होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये द्रव्यमान है क्या, करता क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान करता क्या है। ठीक है, जब शुरू में आपने द्रव्यमान की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जब पहली बार आप जब द्रव्यमान के बारे में चर्चा करी होगी तो आपको डेफिनेशन किसी ना किसी ने बताई होगी, किसी ना किसी किताब में आपने देखी होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान वो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से, जिसके कारण वो अपनी जो स्थानांतरित गति है, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन है, उसको रोकना चाहता है। ठीक है, उसको रोकना चाहता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो मास वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन मोशन को रोकता है, ट्रांसलेशन मोशन को रोकता है। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं इनर्शिया के नाम से। पढ़ा था ना, इनर्शिया पढ़ा होगा आपने, इनर्शिया पढ़ा होगा आपने, है ना, इनर्शिया के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो मास क्या होता है, मास इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी जो गति कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, उसको रोकना चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो मास को हम क्या कह सकते हैं, मास को हम कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो ट्रांसलेशन की बात है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला वहां पर भी है, एक फॉर्मूला वहां पर भी है जिसमें के ई बराबर 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर तक है। ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर भी आगे है। ठीक है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले बराबर बड़ा सेम से लग रहे हैं, देखे देखे लग रहे हैं। ये ट्रांसलेशन के लिए हम लिखते हैं, स्थानांतरण के लिए लिखते हैं, स्थानांतर गति के लिए लिखते हैं, और इसको हम रोटेशन घूर्णन गति के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आया, क्या ये भी एक तरह का इनर्शिया होना चाहिए, क्या ये भी एक तरह का इनर्शिया होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन, या फिर इसका प्यारा नाम क्या रख दिया हमने, अब इसको हम इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन तो नहीं बोलते, मास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने दूसरा नाम रख दिया, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और किस लेटर से हमने दिखाया इसको, जैसे हमने इसको मास को m से दिखाते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से दिखाएंगे, और ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आती है बात समझ में। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें पता चला कि रोटेशन पढ़ने के लिए, है ना, घूर्णन पढ़ने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं जिसको हम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हिंदी में क्या कहोगे इसको, हिंदी में कहोगे आप इसको जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही बोलेंगे हम इसको, जड़त्व आघूर्ण हम इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गया, और आपको पता भी ये चला यहाँ से कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है, जिसको आपने I से दिखाया है, वो कितना आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करके जितने भी पार्टिकल हैं, हमने मान लिया कि n पार्टिकल हैं, ठीक है, प्लस mn rn स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता चल गई, है ना। थोड़ा इसको अच्छे से सजा के लिखें, मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं सम, ये सिग्मा होता है, समेशन का साइन होता है, mi ri का स्क्वायर। लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, समेशन mi ri स्क्वायर। ठीक है, ये mi r स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ये आप तब लगा पाओगे जब आपके पास जो कण है वो विविक्त है।
ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है, बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास सतत कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे रॉड हो गई, जैसे डिस्क हो गई, वलय हो गई, चकती हो गई, इन सब पार्टिकल्स के लिए आप ये फॉर्मूला ऑब्वियसली नहीं लगा पाओगे, और उसको आप जानते हो। उसको करने के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में भी हमने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया, इसमें भी हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, सिर्फ याद रखने के लिए भी बता रहा हूं, अगर सतत के लिए लगाना है तो वो I बराबर इंटीग्रेशन dm r², इसका इस्तेमाल करेंगे हम आगे, है ना। आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन dm r² आपके पास हो जाए, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, बाकी फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो पार्टिकल है, ठीक है। ये मान लीजिए 1 kg का है और ये 1,0 पर रखा हुआ है, 1,0 पर रखा है, और ये 2 kg का पार्टिकल है जो कि 2,0 पर रखा हुआ है, 2,0 पर रखा हुआ है। पूछा गया कि बताइए कि अगर ये y एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, मैंने क्या बोला, y एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। y एक्सिस के अबाउट घूमने का मतलब यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी आप निकालोगे, जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, तब आपके पास एक एक्सिस होनी चाहिए, एक अक्ष होनी चाहिए जिस पर पार्टिकल या सिस्टम जो भी है वो घूमेगा, ठीक है। तो हमने क्या माना है, ये y के अबाउट घूम रहे हैं, मतलब इस तरह से दोनों इसके पर इसके परितः घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना कितना होगा, तो आप देखोगे कि y से कितनी दूरी पर है, एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये एक 1,0 यानी 1 मीटर मान लेते हैं, तो 1 मीटर की दूरी पर ये है। 2,0 2 kg कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, y एक्सिस से। और ये r यहां पर जो है वो क्या आया था, जो r आया था, ये आया था आपका अक्ष से दूरी, जिस अक्ष पे घूम रहा है उस अक्ष से दूरी, यहां भी और यहां भी, दोनों ही क्या है, ये अक्ष से दूरी, ठीक है। तो आप निकालेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I बराबर m1r1², यानी कि m कितना है, मास कितना है 1 kg, r1² यानी कि कितनी दूरी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, प्लस m2r2², m कितना है 2 kg और r2 कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो I कितना हो जाएगा 1 + 4 8 9 kg मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट तो निकाल सकते हो ना, देखो मास कितना है, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और ये कितना है r का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट आपके पास आ गई केजी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाएंगे। अगली क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। आप रॉड ले लो, आप चकती ले लो, वलय ले लो, ठीक है, आप गोला ले लो, ठोस गोला ले लो, खोखला गोला ले लो, ठीक है। इन सब का हम नेक्स्ट क्लास में निकालना सीखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही, आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, थैंक यू।